कुछ नहीं, लगता है रहीम आ गया है। तुम ऐसा करो, कपड़े बदल कर बाल बना आओ। उन्होंने दास्ताए मौजू बदल दिया था। रुहाब बेदिली से उठकर कमरे में गई, कपड़े प्रेस किए, शावर लिया और कुछ देर बाद तैयार होकर गुलमीना आंटी के एड्रेस वाला कागज़ का नन्हा सा टुकड़ा मुट्ठी में दबाए नीचे चली आई। दादो, दरअसल इधर मेरी एक करीबी सहेली रहती है, इसके पापा का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। आज मैं इससे मिलने के लिए जाऊंगी। दादो को मुख्तसर बताकर वो रहीम खान के हमरा बाहर आ गई थी। इसने दादो से मसलहतन झूठ बोला था। गाड़ी वसी साफ शफाफ सड़क पर फराटे भर रही थी। रुहाब इर्द गिर्द के दिलकशो हसीन मनाजिर से बेखबर अपने ही ख्यालों में उलझी थी जब रहीम खान ने इसे मुखातिब किया। बीबी साहिब, कहाँ जाना है? रुहाब ने चौंक कर रहीम खान की तरफ देखा और फिर बात समझते हुए इसे कागज़ पर लिखा एड्रेस बताने लगी। पता नहीं मैं गुलमीना आंटी से मिल सकूंगी भी या नहीं। शायद वो इस जगह ना रहती हूँ अब। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी एक छोटे मगर सरसब्ज बेलों से ढके गेट के सामने रुक गई थी। रुहाब धड़कते दिल के साथ बाहर आई। रहीम खान को कुछ देर रुकने का कहकर वो गेट की तरफ बढ़ी थी। दरवाज़ा चूंकि खुला था लिहाजा वो बेधड़क अंदर दाखिल हो गई। मुख्तसर सा लॉन अबूर करके इसने अंदरूनी दरवाजे में कदम रखा। इसी पल दाएं तरफ से एक मुलाजमा टाइप लड़की नमूदार हुई। ए मैम साहब, किससे मिलना है? रुहाब को अंदर झांकते देखकर वो हैरानी से बोली थी। गुलमीना आंटी हैं? हाँ बीबी है, घर पर मगर सो रही है। रुहाब को बगौर देखते हुए वो तेजी से बोली थी। फिर इसे साथ लिए लाउंज में आ गई। आंटी कब तक उठेंगी? मुझे इनसे बहुत ज़रूरी काम है। अभी जगाती है, तुम आराम से बैठो। इसके जाने के बाद रुहाब मुख्तसर से लाउंज का जायज़ा लेने लगी थी। कुछ ही देर बाद वो ही लड़की एक दफ़ा फिर बमा कोल्ड ड्रिंक के नमूदार हुई। बीबी बस आ रही है, तुम ये पियो, इतने में हम चाय बनाती है। अरे नहीं, चाय वगैरह का तकल्लुफ़ मत करना, मुझे ज़रा जल्दी है। रुहाब के इनकार करने पर वह सर हिलाते हुए पलट गई थी। इस पल कदरे भारी जिसामत वाली नफीस सी खातून अंदर दाखिल हुई थी। रुहाब एहतरामन खड़ी हो गई। बैठो बेटा। इसके सलाम का जवाब शाइस्तगी से देने के बाद उन्होंने इसे बैठने का इशारा किया था। मैं रुहाब हूँ आंटी, इस्लामाबाद से आई हूँ। इसने तारुफ की रस्म निभाई। माफ़ करना बेटे, मैंने आपको पहचाना नहीं है। गुलमीना आंटी शर्मिंदगी से गोया हुई थी। रुहाब धीरे से मुस्कुराई। हमारी ये पहली मुलाकात है यकीनन। उन्होंने हनकारा भरा और फिर मुलाजमा को आवाज़ दी, पलवशा चाय बुलाओ। नहीं आंटी, मुझे चाय वगैरह नहीं पीनी। एक बहुत ही ज़रूरी काम के सिलसिले में आई हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगी। रुहाब ने गोया तहमीद बांधी थी। गुलमीना आंटी ने बगौर इसके हसीन नैन नकुश को देखा। बातों लबो लहजे और हुलिये से वो अच्छे खासे खाते पीते घराने की नज़र आ रही थी। मुझे पश्मीना फराज और इनके बेटे शाहनूर का एड्रेस चाहिए। रुहाब ने गोया गुलमीना के सर पर धमाका किया था। उनके लबों पर पहली मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम कौन हो और किस सिलसिले में पश्मीना से मिलना चाहती हो? रुहाब ने हथेलियां मसलते हुए कुछ देर सोचा और फिर एतमाद से बोली, मैं उनके शोहर फराज सिकंदर की भतीजी हूँ। क्या लेने आई हूँ यहाँ? गुलमीना के चेहरे का रंग बदल गया, आंखों से सख्ती छलकने लगी थी। मुझे इनका एड्रेस चाहिए, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। फराज चाचू, मत नाम लो इस जलील आदमी का मेरे सामने। गुलमीना इसकी बात काट कर चिल्लाई थी। रुहाब लब भींच कर खामोश हो गई। क्या चाहता है वो अब? बर्बाद तो कर दिया है इसने पश्मीना को। चाचू का कोई कसूर नहीं आंटी, वो तो हाँ, सारे कसूर तो उस मासूम के थे जिसने इससे मोहब्बत की। गुलमीना ने तनफ्फुर से सर झटका। देखो लड़की, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं पश्मीना को तुमसे मिलवा दूं या फिर इसका एड्रेस दे दूं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरी तरफ से माजरत, अब तुम जा सकती हो। वो रुखाई से बोलते हुए उठ खड़ी हुई थी। प्लीज़ आंटी, आप मेरी बात तो सुन लें। रुहाब का लहजा इल्तिजाइया हो गया था। गुलमीना आंटी सरत से सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। रुहाब मुठियाँ भींचते हुए
खड़ी हो गई। जब तक आप मुझे पश्मीना चच्ची का पता नहीं देंगी, मैं यूं ही आपको डिस्टर्ब करती रहूंगी आंटी। वो सुलगते हुए तरत से बाहर निकल गई। सब्सक्राइब माई चैनल उस्मान असलम गोंदल नॉवेल्स। मिल आई हो सहेली से, इसने बड़े कमरे में कदम रखा ही था जब दादो ने इसे देखते ही सवाल दाग दिया। रुहाब का मूड चूंकि सख्त खराब था, इसीलिए रुखाई से जवाब देती अपने कमरे में चली गई। शाम को जब वो नीचे आई तो दादो इसी के इंतजार में बैठी थी। रुहाब भी इनके करीब मोढ़ा खींचकर बैठ गई थी। रात के खाने में हलीमा क्या पकाए? उन्होंने बहुत शफकत से इसकी पसंद दरियाफ्त की थी, दाल चावल। वो बेजारी से गोया हुई। तुम्हारे जन्नत मकानी छोटे दादा को भी दाल चावल बहुत पसंद थे। दादो शोहर की यादें ताज़ा करने बैठ गई थी। रुहाब भी दिलचस्पी से सुनती रही। रात तक इसका मूड कदरे बेहतर हो गया था। जब वो सोने लगी थी तब चाचू का फ़ोन आ गया। साथ ही इसे गुलमीना आंटी के साथ की गई तमाम बातें आज सरनो याद आ गईं। कब आओगी गुड़िया? तुम्हारे बगैर ये घर काट खाने को दौड़ता है। दूसरी तरफ चाचू बड़ी मोहब्बत के साथ कह रहे थे, अभी तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, कसम से। छोटी दादो इतनी खुश हैं कि मैं बता नहीं सकती। 2-4 महीने रहूंगी इनके पास। हैं इतना लंबा प्रोग्राम? चाचू ने मसनूई हैरानी से कहा तो वो मुस्कुरा दी। चाचू, दादो इतना याद करती हैं आपको। गुज़रे 3 दिनों की हर बात इसने आदतन फराज को बताई थी। वो मुस्कुराते हुए सुनते रहे। गुलमीना के घर गई थी तुम? फ़ोन बंद करने से पहले फराज ने अचानक पूछ लिया था। वो इसी सवाल से ही बचना चाह रही थी। कुछ देर सोचने के बाद आस्तगी से बोली, नहीं, और साथ रिसीवर भी क्रेडल पर डाल दिया। सब्सक्राइब माई चैनल उस्मान असलम गोंदल नॉवेल्स। अगली सुबह वो तैयार होकर नीचे आई तो हलीमा बी को बावर्ची खाने में मसरूफ़ पाया। हलीमा बी, मैं नाश्ता नहीं करूँगी, और हाँ, दादो को बताइएगा कि मैं अपनी इसी सहेली के पास जा रही हूँ। किचन में झांक कर इसने हलीमा बी को मुखातिब किया और फिर तेज़ी से बाहर निकल गई। रहीम खान से गाड़ी की चाबी लेकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। गेट पर ही पलवशा से मटभेड़ हो गई थी। पलवशा इसे देखते ही घबरा गई। मैम साहिब, तुम सुनो, आंटी से कहो कि रुहाब आई है। इसने पलवशा के घबराए घबराए चेहरे की तरफ देखकर सख्ती से कहा था। वो तो घर नहीं है, पलवशा ने नजरें झुकाकर कहा। झूठ मत बोलो। रुहाब की पेशानी पर सलवटें नमूदार हो गई थी। मैम साहिब, तुम चली जाओ, वरना बीबी अम को बहुत गुस्सा होगी। ओके, रुहाब ने गहरा सांस खारिज किया। अभी तो मैं जा रही हूँ, कल फिर आऊँगी, आंटी को बता देना। वो झुंझलाते हुए पलटी और सारा गुस्सा गाड़ी पर निकाल दिया। गुस्से की ज्यादती की वजह से इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी, इसीलिए जब टर्न लिया तो सामने से आती जीप दिखाई ना दी और ना ही स्पीड कम हो सकी। लिहाजा ज़ोरदार टक्कर होने के बाद खुद ब खुद इंजन खामोश हो गया था। रुहाब का पारा एकदम हाई हो गया। 2 मरतबा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की मगर नाकाम हुई। इसी पल इसकी गाड़ी का शीशा बजाया गया था। रुहाब ने झुंझलाकर दाएं तरफ देखा। वो जो कोई भी था इसे बाहर निकलने का इशारा कर रहा था। रुहाब कुछ सोचकर बाहर निकल आई। रोड पर निकलने के भी कुछ आदाब होते हैं, मगर आप जैसे लोग अंधों से भी बदतर हैं। जिस सीट पर आप बैठी हैं इसके कुछ अपने तकाजे हैं जिससे आप शायद ना वाकिफ हैं, और ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी नुकसान कर डालते हैं। मेरी जीप और अपनी गाड़ी का हाल देख लें। वर्कशॉप में गई तो ख्वामखा 7-8 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। आइंदा एहतियात कीजिएगा, ओके? मजबूत दबंग लहजे में अपनी कहता इसकी बगैर सुने वो तेजी से पलट गया था। रुहाब दांत पीसते हुए एक दफ़ा फिर गाड़ी की तरफ मतवज्जा हो गई। कितनी बातें सुना गया है फजूल आदमी, वो बड़बड़ाते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगी थी। घर आई तो हलीमा बी ने दादो की खराबी तबीयत के बारे में बताया। वो परेशानी के आलम में इनके कमरे की तरफ बढ़ गई। दादो की कमर में शदीद दर्द उठा था और अब इन्हें पसली में भी शदीद तकलीफ हो रही था। वो रहीम खान के साथ इन्हें डॉक्टर के पास ले गई। मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह करवाए। तफसीलन चेकअप करवाने के बाद
वो करीबी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेने गई तो गुलमीना आंटी के साथ इन्हीं हजरत को स्टोर से बाहर निकलते देखा। इसकी चाल बड़ी हमवार और बावकार किस्म की थी। रुहाब यकटिक इसे देख रही थी। इसकी नज़रों से ओझल होने तक वो वहीं खड़ी रही। क्या रिश्ता हो सकता है इसका गुलमीना आंटी के साथ? वापसी पर यही एक सोच जहन के दरीचे पर दस्तक देती रही थी। दूसरी सुबह वो दादों की रिपोर्ट्स लेने जा रही थी कि मामा की कॉल आ गई। इसने सरद से सेल ऑन करके कान से लगाया। सब्सक्राइब माय चैनल उस्मान असलम गोंदल नॉवेल्स। राबी आ भी जाओ बेटा। दूसरी तरफ मामा बड़ी हलावत के साथ कह रही थी, उफ मामा, अभी तो मुझे आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ। इसके लबों पर मुस्कान फैल गई। माहा तुम्हें बहुत मिस कर रही है, इसे भी भेज दें? वो मज़े से बोली थी। वो तो पहले ही तैयार बैठी है, मामा ने झुंझलाते हुए कहा था। फिर कदरे राजदारी से बोली, राबी, दरअसल तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, संडे तक आ जाना। आप इन लोगों को मना कर दें, मैं अभी नहीं आ सकती। रुहाब ने कुछ सख्ती से कहकर सेल ऑफ कर दिया था। दादों की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी। पहले की तरह ठीक ठाक बातें भी कर रही थी, मगर रुहाब जानती थी कि इनका दिल किस कदर गमज़दा है। 2 बेटों की माँ नौकरों के रहमो करम पर तन्हा रहने पर मजबूर थी। दोनों बेटे अरसा दराज से लंदन में मुकीम थे। नासिर भाई का फ़ोन आया तो रुहाब ने अपने असली मुंह फट अंदाज में वो जली कटी सुनाई कि बेचारे शर्मिंदगी के मारे कुछ बोल ही नहीं पाए थे। इसने दादों की बीमारी की ऐसी तस्वीर कशी की थी कि नासिर और आमिर भाई दोनों के दिल इस हद तक पसीज गए कि उन्होंने अगले चंद हफ्तों तक वतन आने की खुशखबरी माँ को सुनाकर इन्हें फिर से जिंदा कर दिया था। दादो भी इस काया पलट पर हैरान थी। बार बार रुहाब का मुंह सर चूमती। उन्होंने अभी से ही घर की अजसर नौ सफाई करवाना शुरू कर दी। रुहाब इन्हें हशाश बशाश देखकर मुतमईन हो गई थी। दूसरी शाम महा बेगम बोरिया बिस्तर समेटे आ गई थी। रुहाब की तेवरियां चढ़ गईं इसे देखकर। क्या जरूरत थी आने की? रुहाब ने बेतुकेपन से सवाल दागा। महा ने मुंह बसोर कर पहले रुहाब और फिर दादों की तरफ देखा। दादों ने रुहाब को डांटने के साथ महा को पचकारते हुए साथ लगा लिया था। हलीमा बी ने महा का बिस्तर भी इसके कमरे में लगा दिया था, लिहाजा वो रात देर तक बातें करती रही थी। फजर की अजान के साथ ही इसकी आंख खुल गई। नमाज फजर अदा करने के बाद इसने कुरान पाक की तिलावत की और फिर लिबास बदलकर बालों में हल्का सा ब्रश फेरने के बाद महा को सोता छोड़कर नीचे चली आई थी। दराज में से गाड़ी की चाबी निकालकर इसने गाड़ी स्टार्ट की। आज वो पुख्ता इरादा करके निकली थी कि गुलमीना आंटी से पश्मीना चची का अता पता लेकर ही दम लेगी। गाड़ी साइड पर पार्क करके इसने बेल पर हाथ रखा ही था कि दूसरे ही पल दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाली शख्सियत ने कुछ चौंक कर इसकी तरफ देखा था। रुहाब भी इस इत्तेफाक पर जी भर के हैरान हुई थी। जी, आपको किससे मिलना है? इसे बुत बना पाकर मुकाबिल ने बेहद संजीदगी के साथ इस्तफसार किया था। वो गुलमीना आंटी से। रुहाब गड़बड़ाकर बोली थी, आंटी इस वक्त सो रही हैं, तो क्या मैं चली जाऊं? इसने तिनक कर पूछा। आपकी मर्जी है, चाहे तो चली जाएं, चाहे तो इंतज़ार कर लें। रुहाब ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर इसे दरवाजे में जमे देखकर तंजिया बोली, आप सामने से हटेंगे तो अंदर आऊंगी मैं। क्यों नहीं? वो फौरन ही पीछे हट गया था। रुहाब अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने की बजाय लॉन में रखी सफ़ेद पॉलिश शुदा कुर्सी पर बैठ गई। वो शायद एक्सरसाइज कर रहा था। इसे लॉन की तरफ बढ़ता देख कर इसने अपना इरादा तर्क किया और फिर गेट के पास पड़े अखबार को उठाकर लॉन की तरफ आ गया था। रुहाब बार बार अंदरूनी दरवाजे की तरफ देख रही थी। इसने अखबार से नजरें हटाकर इसकी बेचैनी को मुलाहिजा किया और फिर अपने मखसूस दबंग लहजे में बोला, आंटी की तबीयत खराब थी, दवा खाकर सोई हैं, यकीनन देर से उठेंगी। ठीक है, फिर मैं अभी चलती हूँ, वो खौफज़दा लहजे में कहते हुए उठी थी। पत्थरों की सुर्ख रोश पर तेज कदमों से चलते हुए इसने पलवशा की आवाज़ सुनी थी।
وہ ٹھڑک کر رہ گئی۔ شاہنور لالا، خانم کا فون ہے، پلوشا کی بلند آواز سنائی دی۔ رحاب نے بے یقینی کے عالم میں مڑ کر دیکھا تھا۔ اسی پل شاہنور نے بھی ایک پل کے لیے رحاب کے چہرے پر پھیلی حیرانی کو بغور پڑھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ رحاب کچھ سوچ کر واپس پلٹ آئی تھی۔ پلوشا اسے دیکھ کر چونک اٹھی۔ پلوشا، یہ کون تھا؟ رحاب نے سرد لہجے میں دریافت کیا۔ شاہنور لالا ہیں، پلوشا سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے بولی تھی۔ گلمینا آنٹی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس نے سرسراتے لہجے میں دوسرا سوال کیا۔ بی بی کی سہیلی ہے نا پشمینہ خانم، ان کے بیٹے ہیں شاہنور لالا۔ پلوشا نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ گم سم سی پلوشا کی طرف دیکھنے لگی۔ خانم کہاں ہوتی ہیں؟ وادی دیامر کے قریب بسری گاؤں ہے نا، وہی خانم کا گاؤں ہے۔ ہم بھی اسی گاؤں کا ہے، خانم نے ہی ہم کو ادھر ملازمت دلوایا ہے۔ وہ بڑے شوق اور جوش کے ساتھ اسے بتانے لگی تھی۔ یہ بتاؤ کہ دیامر جاتے کیسے ہیں؟ میرا مطلب ہے مجھے بسری کا مکمل پتہ بتاؤ۔ رحاب نے بہت بے صبری کے ساتھ پلوشا کے ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا تھا۔ وہ پہاڑی لڑکی خوشی خوشی اپنے گاؤں کے متعلق اسے بتانے لگی تھی۔ رحاب نے اس کی بتائی تمام باتیں ذہن نشی کر لی تھی، اور جب وہ یہاں سے نکل کر گھر آ رہی تھی تو اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ کیسی لگی قسط؟ کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ شکریہ۔